सीरत क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुहान इसे सहारा देकर उठाता हुआ बोला और सोफे पर बिठाया। काशान ने तीनों को हैरत से देखने लगा। फिर सीरत के चेहरे पर तकलीफ के आसार देखकर और समझ नहीं सका इसे हुआ क्या है। सीरत के हाथ इसने गुस्से में झटके थे जिसकी वजह से गिर पड़ी थी, मगर इसके गिरने पर सब लोग इस तरह क्यों जमा हो गए, काशान को समझ में नहीं आया। सीरत क्या हुआ तुम्हें? काशान सीरत की तरफ बढ़ता हुआ पूछने लगा। वही सुभान ने सीरत के पास से उठकर इसका गिरबान पकड़ा। इसको अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना काशी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी ये याद रखना तुम। सुभान काशान के गिरबान पकड़ता हुआ कहने लगा और दोबारा सीरत को युसरा कहने पर उठाकर अपने रूम में ले जाने लगा। रन सीरत को क्या हुआ है? काशान और रन का बाजू पकड़कर इससे पूछ रहा था। आप चले जाएं, काशान को उतारा यहाँ से, चले जाएं। इस वक्त रनम अपने बाजू छुड़ाकर चीखती हुई बोली। काशान ने इसे हैरत से देखा, फिर युसरा को। युसरा इसको मुलाबत भरी नजरों से देख रही थी। काशान इसे निगाह चुरा गया। वो इस वक्त रनम को लेने आया था, मगर इसको लिए बगैर ही चला गया था। काशान के जाने के बाद सीरत की सब तबीयत संभली तो सबने शुक्र अदा किया। सीरत अपने रूम में थी। सुभान पुलिस स्टेशन जाने के बजाय सीरत का सर अपनी गोद में रखे बेड से टेक लगाए बैठा हुआ था। सीरत इससे 2-3 बार यकीन दिला चुकी थी वह ठीक है, मगर मालूम नहीं वो किस डर की वजह से अपने करीब से उठने नहीं दे रहा था। जब सुभान को महसूस हुआ सीरत सो चुकी है, तब वो इसके सर के नीचे तकिया लगाता हुआ रूम की लाइट बंद करके पुलिस स्टेशन चला गया था। सलाम सर, आपने याद किया मुझे? सुभान पुलिस स्टेशन में मौजूद था, सर झुकाया वो किसी फाइल पर कुछ लिख रहा था। तब शेरा ने इसे मुखातिब किया। वालेकुम सलाम, बैठो। सुभान फाइल को एक तरफ रखते हुए शेरा को देखा। इसका चेहरा काफ़ी बिगड़ चुका था और हाथों की खाल गली हुई थी, जगह जगह चर्बी झलक रही थी। इसकी हालत देखकर सुभान सोच में पड़ गया कि काशान को किस तरह ठीक करे। क्या कहा किया था तुमने? अब क्या कहा था तुमने अपने बयान में जिसने तुम्हें मारा है? तुम इसका चेहरा नहीं देख पाए? सुभान शेरा को देखकर पूछने लगा। सर, इसने अपना चेहरा ढका हुआ था, इस वजह से मैं इसको पहचान नहीं पाया। शेरा ने एक बार फिर सुभान को बताया। सुभान मेज़ की सतह पर कोनी टिकाकर इसकी बात गौर से सुनने लगा। तुम जैसे लंबे रंगे आदमी को कोई कुत्ते की तरह धोकर चला गया और तुम इससे पिटते रहे, यहाँ तक कि इसके चेहरे से निकाब हटाने की कोशिश नहीं की तुमने। बेवकूफ़ किसी और को बनाओ शेरा। सुभान इसको देखता हुआ गुस्से में बोला। सर, वैसे आपको क्या लगता है कोई मुझे आकर कुत्तों की तरह धोकर चला गया, फिर भी मैं इसका नाम चुका रहा हूँ? तो क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं ऐसे खुद कुत्ते की मौत मारना चाहता हूँ? शेर अपने दाढ़ी से भरा गाल खुजाता हुआ सुभान को देखकर बोला। वहीं सुभान ने कसकर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और शेरा गिरबान पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। अगर तुमने मेरे भाई की तरफ या मेरे घर के किसी भी फर्द की तरफ बुरी नज़र से देखा भी ना शेरा, तो तुम्हें इतनी अजियत भरी मौत दूंगा कि आने वाली नस्लें तौबा करेंगी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, इससे पहले मैं तुम्हें अभी और इस वक्त सूली पर लटका दूँ। सुभान ने इसे गिरबान से पकड़कर वार्निंग देता हुआ जोर से दरवाजे की तरफ धक्का दिया और सुभान को घूरता हुआ वहां से चला गया। सुभान को सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। इसे रनम को उठाया था भी उससे मैं सोच ही रहा था कि इसके मोबाइल पर युसरा की कॉल आने लगी। युसरा की बात सुनकर सुभान फौरन अपनी गाड़ी की चाबी उठाता हुआ वहां से निकल गया। सर, मैं यहाँ अब जॉब नहीं कर सकता, मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपको थोड़ी देर तक मिल जाएगा। काशान को लगा अब इसे जॉब छोड़ देनी चाहिए। इसको माया के साथ अपने सलूक पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो इस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए काशान ने दूसरे ऑफिस में आते ही शकीबुर रहमान को अपनी जॉब छोड़ने के बारे में इन्फॉर्म किया। रुको काशान, तुम्हें जॉब छोड़ने की इजाज़त ज़रूरत नहीं है। तुम जिस वजह से जॉब छोड़ रहे हो वो वजह अब हमेशा के लिए अपनी मदर के पास जा चुकी है। शकीबुर रहमान ने काशान को देखकर कहा। काशान ने गौर से सामने बैठे शख्स को देखा, यानी माया के बाप को मालूम था कि वो माया की वजह से जॉब छोड़ रहा है। ये फिर कल वाले वाक़या का भी इसे इल्म था। काशान ने उलझते हुए सोचा, अगर तुम सोच रहे हो मुझे सारी बात का इल्म है तो ये बात तुम सही सोच रहे हो। काशान, मेरे घर के नौकर बहुत वफादार हैं। मेरे घर में कोई गैर मौजूदगी के बावजूद वो मुझे होने वाले सब वाक़यात बता देते हैं। औलाद अगर अच्छी निकले तो वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, मगर वही औलाद ख़ास करके बेटी माया जैसी निकले तो सर शर्म से झुक जाता है। तुम अपनी जॉब से मुखलिस हो, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा तुम ये जॉब छोड़ो। बाकी जो भी तुम्हारा फैसला हो तुम बता देना। शकीब साहब ने काशान को देखते हुए कहा। काशान की बात सुनकर रूम से बाहर निकल गया। वैसे भी इसे माया से प्रॉब्लम थी, अब जॉब से नहीं, वो हमेशा फिर अपनी माँ के पास चली गई थी। कम से कम इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। काशान ने चेयर पर बैठते हुए सोचा और अपना मोबाइल निकाल कर रनम का नंबर मिलाया, मगर तवक्का के मुताबिक नंबर बंद था। आज 3 दिन हो गए थे रनम को इसके घर से गए हुए। काशान से बहुत मिस कर रहा था और काशान को जब से मालूम हुआ तो रनम ने शेरा से मुतालिक सुबह को कुछ भी नहीं बताया। तब से वो अपने हमल पर और ज़्यादा शर्मिंदा था। इसने गुस्से में आकर रनम के साथ बदसलूकी की थी। वो बहुत पछता रहा था। मालूम नहीं इसे गुस्से में क्या हो जाता है, मगर कैसे भी वो रनम को बहुत प्यार से मनाएगा। काशान को यकीन था इसकी डॉल मान जाएगी। यही सोचते हुए इसने लैंडलाइन पर कॉल की ताकि रनम से बात कर सके। किसी भी सूरत इसे अपने साथ ले जाने का इरादा रखता था। युसरा ने तो इजाज़त देती थी, रनम को भी वो मना लेता, मगर असला मसला सुभान पैदा कर रहा था और ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। काशान को अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था। हेलो, कौन बात कर रहा है? काशान को शाहिदा की आवाज़ सुनाई दी।
धक्का लगने की वजह से इसे थोड़ी देर के लिए दर्द महसूस हुआ, मगर युसरा के पूछने पर सुबहान के सरार पर डॉक्टर के पास चलो। इसने कहा वो ठीक है। सीरत को वाकई अपने तबीयत ठीक लगी थी। युसरा के आने पर वो लेट के सुबहान भी इसको सोता देखकर घर से निकल गया, मगर रात में तकलीफ से इसकी आंख खुली और इसने रनम का नाम जोर जोर से पुकारा था। रनम युसरा दोनों इस कमरे की तरफ आई थी। सीरत को तकलीफ से रोता हुआ देखकर युसरा ने फौरन ड्राइवर से कार निकालने को कहा। अस्पताल पहुंचकर अल्ट्रासाउंड कराने के बाद सीरत की कंडीशन को देखते हुए कायनी ने अबॉर्शन का मशवरा दिया था। तब युसरा ने सुबहान को कॉल करके बुलाया था। अस्पताल से वापसी पर सुबह के 5 बज गए। सीरत सारे रास्ते रोती हुई आई थी। रनम सुबहान और सीरत को देखकर और भी अफसरदा हो गई थी। सुबहान खुद भी खामोश रहा, मगर सीरत को रोता हुआ देखकर इसे चुप करा रहा था। तभी इनके बेडरूम में युसरा आई। सुबहान युसरा को देखकर रूम से बाहर निकल गया। सीरत बस करो बेटा, इस तरह मत रो। सुबहान कितना परेशान हो रहा है, तुम्हें इस तरह रोता देखकर मैं मानती हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मगर नुकसान सुबहान ने भी तो बर्दाश्त किया है ना। मैं माँ हूँ, मैं जान सकती हूँ तुम्हारा दुख, मगर इस तरह रोक कर खुद को मजीद हल्कान मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। युसरा इसको प्यार करते हुए समझाने लगी। आप ही तो समझ सकती हैं मेरे दुख, आप ही ने अपनी औलाद को खोया था मेरी तरह। मम्मा मुझे आज आपका दुख समझ में आ रहा है, आज मैं जान पाई आप कितना तड़पी होंगी मेरे लिए। सीरत जब युसरा गले लग कर रोई तो इसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई। युसरा को भी रोना आ गया। चुप हो जाओ मेरी जान, अल्लाह पाक ने मुझे मेरी बेटी वापस दे दी है। अब वो तुम्हें और सुबहान को भी दोबारा जल्दी औलाद से नवाजेगा। इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं रोती, आंखों पर जोर पड़ता है। अब बिल्कुल खामोश हो जाओ। युसरा इसको बहलाते हुए प्यार से समझाने लगी और इसकी आंखों से आंसू साफ करने लगी। सुबहान जब रूम में वापस आया तो युसरा हट कर इसके पास आई। नाश्ता मैं रूम में ही में भेज रही हूँ, सीरत को भी कराना और तुम खुद भी करना। माँ दुआ में बहुत असर होता है। मेरी दुआ है अल्लाह तुम दोनों को जल्दी दोबारा खुशी नसीब करे। युसरा सुबहान के काल पर हाथ रखकर इसे दुआ लेने लगी। सुबहान ने युसरा का हाथ अकीदत से होठों से हटाया और होठों पर लगाया। रनम और आप भी कुछ खा लें। रनम ने रात का खाना भी नहीं खाया था और अब आप रेस्ट करें। सुबहान ने युसरा को देखकर कहा तो वो सर हिलाकर इसके रूम से चली गई। थोड़ी देर में शाहिदा इन दोनों का नाश्ता ले आई जो सुबहान ने सीरत को ज़बरदस्ती कराया था। अब सीरत का सर अपनी सौर सीने पर रख रहा था, लेटा हुआ इसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। सो अभी तो मैंने इसे महसूस करना शुरू नहीं किया था, इतना का मरसा था मेरी खुशियों का। सीरत के बोलने पर सुबहान के हाथ थम गए। सीरत का चेहरा ऊंचा किया और सीरत की पेशानी को होठों से छुआ। जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम रो मत वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। सुबहान इसको बोलता हुआ इसका सर तपतपाने लगा। दवाइयों के ज़ेर असर वो सुबहान के सीने पर सर रखकर जल्दी सो गई थी, मगर सुबहान काफ़ी देर तक जागता रहा था। शाहिदा ने इसे फ़ोन पर बताया कि सुबहान और युसरा सीरत को अस्पताल से घर लेकर आए हैं। तब काशान एक बार फिर सोच में पड़ गया कि सीरत को ऐसा क्या हुआ है। कुछ सोचकर अपनी कार की चाबी उठाता ऑफिस से निकल गया। सब कहाँ पर हैं इस वक्त। किचन से बाहर निकलती शाहिदा को देखकर काशान ने इससे पूछा। वो जी सब अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। शाहिदा ने काशान को देखते हुए बताया। सीरत की तबीयत कैसी है, क्या हुआ था, इसे काशान शाहिदा से पूछने लगा। वो जो रात में खुद अपने क्वार्टर में चली गई थी, ड्राइवर ही बता रहा था कि रात में सीरत बीबी को अस्पताल लेकर गया था। शाहिदा काशान को बताने लगी। रनम कहाँ पर हैं। काशान ने शाहिदा की लाइल्मी को देखकर इसे मजीद सवालात का इरादा तर्क किया। वो भी इस वक्त अपने कमरे में है, क्या बुलाऊं इनको। शाहिदा ने फिर काशान से पूछा। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लेता हूँ। काशान शाहिदा को बोलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया और रनम के कमरे का दरवाज़ा खुला तो कमरे में अंधेरा हो रहा था। कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करके वो इससे खिड़की से पर्दे हटाए, जिससे छनकर रोशनी कमरे में आई। रनम अपने बेड पर लेटी हुई गहरी नींद सो रही थी। कल रात इस घर में कोई भी फर्द सो नहीं सका था। बेशक वो युसरा और सीरत के साथ अस्पताल नहीं गई थी, मगर बार बार युसरा को फ़ोन करके वो सीरत के बारे में पूछी जा रही थी। इसके लिए अपना ही दुख कम नहीं था। तो मालूम हुआ कि सुबहान और सीरत भी आने वाली खुशी से महरूम हो गए हैं। वो इनके अस्पताल से घर आने के बाद इन दोनों के गले लगकर रोई। अंदर कहीं से काशान को गुस्से में किए जाने वाला रद्द अमल पर अफसोस भी था। काशान चलता हुआ रनम के पास आया और बेड पर बैठा बदर रोशनी में रनम का चेहरा गौर से देखने लगा। वो इससे मोहब्बत करने के बावजूद हर बार गुस्से में से तकलीफ देने का सबब बनता है। वो अपनी उंगली से रनम के दिल पर अपने नाम की स्पेलिंग लिखने लगा। नींद में रनम को अजीब सा एहसास हुआ तो एक झटके से इसकी आंखें खुली। इससे काशान को अपने बिल्कुल करीब बैठे पाया। वो गौर से इसको देखने लगी। इसे समझ में नहीं आया वो ख्वाब में काशान को देख रही है क्या हकीकत में। माई डॉल। काशान इसकी कैफियत को समझते हुए रनम को अपना एहसास दिलाने के लिए इसके होठों पर झुका और अपने सांसों में सिगरेट की स्मेल महसूस करके और ख़ुद पर काशान के दबाव का एहसास से इसका जहन बेदार हुआ था। पीछे हट जाएं काशान। रनम इसको झटके से दूर करके अपना रुख दूसरी तरफ करती हुई बोली, मगर इतने करीब होने के बाद वो शायद रनम के सुनने के मूड में नहीं था। जब भी वो रनम की गर्दन पर झुकता हुआ दीवाना वार इसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। काशियन प्लीज़ छोड़ दे मुझे, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रनम की मजामत करने पर जब इसने रनम के हाथ पकड़े तब रनम बेबसी से चीख उठी थी। काशान इसके ऊपर से उठा। रनम ने बेड से उतरकर जल्दी से लाइट खोली। कमरा एकदम रोशनी में नहा गया। रनम प्लीज़ मेरी बात सुनो, जाना इस बार आइंदा कुछ ऐसा नहीं होगा। वो सब गलतफहमी में हुआ, मैं समझा था तुमने सभी को बताया है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। अगर तुमने इसे बताया भी होता तभी मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रनम आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। मैं यकीन दिलाता हूँ आगे से आइंदा ऐसे कुछ भी नहीं होगा। काशान इससे अपने रवैये की वजाहत देते हुए इसके करीब आकर इसे मनाना चाहा। नहीं काशान, हर बार ऐसा ही होगा, हर बार आप हमेशा
मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे और यूं ही मुझसे तलाफ़ी किया करेंगे, मगर अब नहीं, अब बहुत हो गया, मैं सलूक सारी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रनम को इन्हें इसको देखते हुए कहा। काशान ने महसूस किया वो इससे बुरी तरह खफा थी, मगर वो आज इसे अपने साथ ले जाएगा। काशान ने सोचा और इसको बाजुओं से थामता हुआ बोला, तुम्हें मालूम है ना, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सब कुछ मेरे गुस्से का रिएक्शन था, मैं खुद पर कंट्रोल खो बैठा था। ये बताओ, क्या सिर्फ हर वक्त गुस्सा ही करता हूँ, तुम पर प्यार नहीं करता क्या? तुमसे मैं कल रात को सोच रहा था, बहुत ज़्यादा गलत कर चुका हूँ अपने गुस्से में, तुम्हारे साथ मैं खुद पर कंट्रोल करूँगा। अब तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ जाना, आज मेरे साथ घर चलो, तुम डॉल हो ना मेरी। काशान ने से बच्चों की तरह बहलाते हुए अपनी बाहों में लेना चाहा। वहीं रनम ने झटक कर इसके हाथ पीछे किया और इससे दूर हुई। काशान मत कहा करे, मुझे डॉल नहीं हूँ मैं, कोई डॉल इंसान हूँ मैं, मुझे डॉल कह कर आपने मुझे डॉल समझ दिया है, मेरे साथ डॉल जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया है आपने। जब आपका दिल चाहा आपने डॉल से अपना दिल बहला लिया, और जब आपका दिल चाहा आपने डॉल को तोड़ दिया। रनम्स को देखते हुए बोले। जो चुप करके रनम को देखने लगा। अरे मैं जीती जागती इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है, मालूम है आपको कितनी तकलीफ होती है जब अगले बंदे से कहा जाए स्माइल दो और इस बंदे के अंदर से दिल फट रहा हो। इस वक्त मुस्कुराना कितना मुश्किल काम लगता है। रनम सांस लेने के लिए रुकी तो इसकी सब आंखों में नमी आने लगी। काशान अभी भी चुप करके इसे सुन रहा था। काशान, जब आप मुझे मारते हैं ना, फिर ज़बरदस्ती मेरे साथ बहुत तकलीफ होती है मुझे, मैं खुद को अपनी नज़रों में गिरा हुआ तस्वर करती हूँ, अपने आप से मुझे नज़रें मिलाते हुए शर्म आती है। आप दावा करते हैं ना कि आपको मुझसे प्यार है, मैं मानती हूँ आप सच कहते होंगे, आप करते हैं मुझसे प्यार, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सच्चे दिल से बताइएगा, क्या मैं सिर्फ आपका प्यार डिज़र्व करती हूँ, इज्जत नहीं? काशान, मैं कोई बड़का लड़की तो नहीं थी, ना ही आपके साथ भागकर शादी की थी मैंने, आप खुद ही तो बड़े थे ना मेरी तरफ, मैंने तो मोहब्बत में पहल नहीं की, तो फिर आखिर क्यों मैं ये रवैया बर्दाश्त करूँ आपका? रनम ने बोलते बोलते रोना शुरू कर दिया। काशान ने इसे चुप कराने के लिए इसके पास आना चाहा, मगर रनम ने अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। आप कहते हैं ना कि आप इफ्तार मर्द से नहीं है, आपको नफरत अपने बात से, मगर काशान मुझे लगता है कि मैं आपके साथ रहकर दूसरी फायजा बन जाऊंगी। रनम अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। रनम, काशान ने आंखों में नमी लिए पुकारा। वो तरफ ही तो उठा था। रनम, किस तरह बोलने पर आपकी मार से नहीं, मगर आपका रवैया मुझे मार डालेगा, मैं बहुत बुज़दिल हूँ काशान, मुझ में हौसला नहीं है। दूसरी फायजा बनने का रनम ने अपनी सब्ज आंखों से आंसू साफ के रोने के बायस की आंखें सुर्ख होने लगी। काशान की आंखों में नमी थी, इसकी वजह से रनम का चेहरा धुंधला नजर आने लगा। आज रनम की इस तरह बोलने पर इसे एहसास हुआ था कि अपने सामने खड़ी अपनी बीवी, जिससे वो बहुत प्यार करता है, इससे बुरी तरह तोड़ चुका है, इसका दिल बहुत ज़्यादा दुखा चुका है। रनम चलती हुई इसके करीब आई। मैंने आपसे कहा था ना काशान, कि औरत जिसे अपने दिल में एक बार बसा ले वो उससे नफरत नहीं कर सकती। रनम अपनी शहादत की उंगली से काशान के दिल पर आग लिखने लगी। आपका सलूक इतना बुरा भी मेरे दिल में आपकी मोहब्बत कम नहीं कर सका, मगर इसके बावजूद मैं आपके साथ रहने से डरती हूँ, मोहब्बत होने के बावजूद मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब रनम इसके दिल पर लिखे गए आर पर अपनी उंगली से क्रॉस बनाती हुई बोली। काशान की आंखों से आंसू छलक पड़े। रनम, नहीं प्लीज़, क्रॉस बनाती हुई उंगली को पकड़कर एकदम तड़पता हुआ बोला, चले जाएं आप यहाँ से। रनम ने अपने दोनों हाथ काशान के सीने पर रखकर इसे धक्का दिया और अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। आपको पसंद नहीं है ना कोई मुझे देखे, मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस कमरे में आपके नाम पर गुजार दूंगी, मगर मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। काशान ने उसकी खुश को देखता अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगा। वैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला। तुम रनम के कमरे में क्या कर रहे हो, क्यों आए हो दोबारा यहाँ पर? एक दफ़ा की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? सुभान कमरे के अंदर दाखिल होता हुआ काशान के सामने आकर इसको घूरता हुआ बोला। सोभी, इसको कहूँ ना मुझे माफ़ कर दे, देखो ये मुझे माफ़ नहीं कर रही है, मेरी बात नहीं मान रही है, इसे कहो प्लीज़ मेरे साथ चले, मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर? वो सुभान की बात को अक्सर नज़रअंदाज करके खुद सुभान से वो बच्चों की तरह जिद करने लगा। अब रनम अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी काशी, और आइंदा तुम्हें इस कमरे में आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस घर में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम दुश्मन हो हम सबकी खुशियों को, तुमने इसे सीरत को, मामा को और मुझे अब सबको तकलीफ दी है। कातिल हो तुम मेरी औलाद के। बहुत अच्छा होता जो तुम्हें 14 साल की सज़ा के बजाय सज़ाए मौत हो गई होती, कम से कम हमारी ज़िंदगियाँ पुरसुकून होती। निकल जाओ इस घर से। सुबान ने काशान के बाजू को पकड़ के कमरे से बाहर निकालते हुए काशान सख्ती कैफियत में सुबान को देखने लगा। रनम के बाद अब सुबान के अल्फाज उसके दिल में किसी तीर की तरह पेवस्त होने लगे थे। मैं आपके साथ रहते हुए दूसरी फायजा बन जाऊंगी, तुम कातिल हो मेरे बच्चे के। इन दो जुमलों की तकरार इसके दिमाग में चलती रही। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ वहाँ से चला गया था।